फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, जो हमारा 300 से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा एक वीडियो का सीरीज चल रहा है, उसमें आज हमारा 5th लेक्चर है और हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नॉर्ड स्ट्रीम 2। फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, वास्तव में इससे पहले एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 हो चुका है, फंक्शनिंग है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि जर्मनी ने इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन रसिया के साथ डीलिंग था उनका, उसको जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस था उसको सस्पेंड कर दिया है। अभी रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के संदर्भ में जर्मनी ने इस प्रोसेस को सस्पेंड किया है, इसलिए ये न्यूज में है। जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, वास्तव में ये उस्टलुगा जो रसिया का पार्ट है वहां से लेकर जर्मनी में ग्रिप्सवाल्ड करके एक जगह है वहां तक, जो कि बाल्टिक सी का रीजन है। इस रीजन में, बाल्टिक सी रीजन में, इस 2 लोकेशन से, रसिया के उस्टलुगा से लेकर के जर्मनी के ग्रिप्सवाल्ड तक ये प्रोजेक्ट जो है इस पे काम चल रहा है सर्टिफिकेशन प्रोसेस के तहत। ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, इससे पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 ऑलरेडी फंक्शन है। इस पिक्चर को अगर आप देखें तो ये येलो लाइन जो है ये ऑलरेडी फंक्शनिंग है। ये 2011 में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का शुरुआत हो चुका है, ये रनिंग प्रोसेस में है। और ये जो दूसरा बनाया जा रहा है, इसका पर्पस ये है कि जो एक्सपोर्ट जर्मनी कर रहा है गैस का रसिया से, उस एक्सपोर्ट को डबल करना है। इसीलिए ये दूसरा पाइपलाइन उसी जो पहला पाइपलाइन है उसी के पैरेलल बिछाया जा रहा है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं। ये उस्टलुगा रसिया का पार्ट है, वायबॉर्ग ये भी रसिया का पार्ट है। ये ऑलरेडी जो पाइप 2011 से काम कर रहा है उसका रसिया वाला पार्ट से जहां इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो है। और ग्रिप्सवाल्ड ये रीजन जर्मनी का है। ये बाल्टिक सी का रीजन है और बाल्टिक सी के जो कंट्री है, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे पोलैंड है। ये जो ग्रीन रंग का दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये रसिया का ही पार्ट है, पर रसिया का जो मेन लैंड है उसका पार्ट नहीं है। ये रसिया के मेन लैंड से अलग रसिया का ही पार्ट है। इसको ध्यान रखिएगा। ये कभी न कभी क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। इसीलिए इस पिक्चर में ध्यान से रसिया के इस वाले पार्ट को माइंड में इसको फ्रेम कर लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे भी रसिया का एक पार्ट है। फ्रेंड्स, रसिया एज ए स्टेट का जो कंपनी है उसका नाम है गैज़प्रोम। ये कंपनी जो है इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 का हाफ जो शेयर है उसको होल्डर है। फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन ओशियन रीजन से रिलेटेड। ये जो कंटेक्स्ट इसका ये है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट जी बताया कि जो इंडियन ओशियन रीजन है वहाँ पे भारत जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम कर रहा है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही न्यूज में है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो इंडिया काम कर रहा है वो 2 तरह से काम कर रहा है। पहला है इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। उनका मतलब सुरक्षा करना या उनके अंदर कुछ भी हो रहा है तो उनका हेल्प करना, ये हमारा प्रायोरिटी है। और दूसरा है सागर पॉलिसी। ये सागर पॉलिसी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, दिस इज कॉल्ड सागर पॉलिसी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है द सागर पॉलिसी इज रिलेटेड टू और एसोसिएटेड विथ, ऑप्शंस होंगे उसमें, तो याद रखिएगा। इसी के तहत एक चीज़ और ध्यान रखना है हम लोगों को, IONS ये क्या है? इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम है। इसकी शुरुआत जो है कन्विंस जो है इस चीज़ को किया गया था 2008 में, इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था। इसके तहत हम इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं मैरीटाइम कोऑपरेशन एमंग द नेवीज ऑफ द लिटिल स्टेट्स ऑफ IOR इंडियन ओशियन रीजन के तहत जितने भी अन्य देश हैं उनके नेवीज का आपस में एक कोऑपरेशन होता है जिससे कि मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी को बढ़ाया जाता है। ये हेल्प्स करता है IONS प्रिजर्व करने में पीसफुल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, जो IOR के नेशंस हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं IOR के नेशंस को, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। इसके बीच एक अच्छा रिलेशंस बनाने का ये जो प्रोसेस है इस IONS के तहत किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाटा कोलोनाइजेशन के तहत।
फ्रेंड्स, ये पिक्चर में एक व्यक्ति दिख रहे हैं, ये नोवाल हरारी है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं अभी वर्ल्ड के। इनके कई बुक हैं जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेपियंस है और दूसरा जो है आपका 21st चैलेंजेज ऑफ 21st सेंचुरीज है। इस बुक को मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग भी जब मौका मिले जरूर पढ़िएगा। इन्होंने बताया है कि अभी जो है पूरा वर्ल्ड जो है डाटा कॉलोनिज्म और डाटा डिक्टेटरशिप की प्रोसेस की ओर जा रहा है, इसलिए डाटा कॉलोनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा चीज जहाँ पे कि एक बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, लार्ज स्केल टेक कंपनीज जो है, जब वो एक्सट्रैक्ट करता है, एनालाइज करता है, ओन करता है यूजर्स डाटा को, यूजर्स से रिलेटेड, जैसे मैं गूगल यूज कर रहा हूँ तो मेरा जो डाटा है ये यूजर डाटा कहलाएगा गूगल के लिए। तो गूगल जो इस तरह के डाटा को यूज करता है अपने प्रॉफिट के लिए और मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इस तरह की चीज़ों को कहा गया है डिजिटल कोलोनाइजेशंस। जो दूसरा पॉइंट है डिजिटल डिक्टेटरशिप, ये क्या है? जब बहुत छोटे से ग्रुप, कॉरपोरेशंस या कंट्री मिल करके क्या करता है, जितने भी डाटास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनके पावर को यूज करके मोनोपोलाइज करने की कोशिश करता है, उन पे अपना मोनोपोली साबित करने की कोशिश करता है, जिससे कि एक बिल्कुल एक्सट्रीम अनइक्वल सोसाइटी क्रिएट हो और आप कह सकते हैं कि वर्स्ट टोटलिटेरियन रिजिम जो है हिस्ट्री में वो एस्टेब्लिश करना चाहता है। मतलब उस डाटा पे जो यूजर्स का डाटा होता है उसके द्वारा उस पर कंट्रोल करके पूरा इन्फ्लुएंस करना चाहता है। तो ऐसे चीज़ों को डिजिटल डिक्टेटरशिप कहा जाता है। जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमको याद रखने का, जब भी आप डिजिटल कोलोनाइजेशन एंड डिजिटल डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो जो उसके यूजर्स हैं, डाटा के यूजर्स हैं, उनका जो राइट टू प्राइवेसी है उसको लेकर के सवाल उठता है। तो इसी कंटेक्स्ट में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने के.एस. पुट्टुस्वामी केस में कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये फंडामेंटल राइट है। इसको याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू प्राइवेसी एक तरह का फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस चीज़ को कहा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो है ओसाका डिक्लेरेशन। ओसाका जो है जापान का एक शहर है, वहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड एक कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस हुआ था। G20 कंट्रीज ने वहाँ पे अनाउंस किया था, लॉन्च करेगा कि ओसाका ट्रैक, ठीक है। मेन काम का चीज़ ये है कि ये ओसाका ट्रैक या ओसाका डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? ये डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड है। भारत इस ओसाका ट्रैक पे सिग्नेटरीज नहीं है, इसको याद रखिएगा। G20 कंट्री का ये प्रोसेस है, उसमें भारत इस पे साइन नहीं किया है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ICJS, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स। ये क्या है? होम मिनिस्टर्स जो है अप्रूव किया है ICJS का सेकेंड फेज। ये प्रोजेक्ट जो है सेकेंड फेज का है। इससे पहले वाला जो फेज है वो ऑलरेडी चल रहा है और कंप्लीट होने वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। इसमें जो प्रिंसिपल्स है इस फेज के तहत वो है वन डाटा वन एंट्री। इस चीज़ को याद रखिएगा। ICJS जो है इसका जो इनिशिएटिव्स लिया गया है कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है और इसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिस्पॉन्सिबल है इसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि किसका इनिशिएटिव्स है और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये वास्तव में एक तरह का सीमलेस ट्रांसफर है डाटा या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अमॉन्ग द डिफरेंट पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स। फ्रेंड्स, जो मेन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स के पिलर्स हैं वो 5 है। यहाँ पे पुलिस है, ई फॉरेंसिक्स है, ई कोर्ट्स है, ई प्रोसिक्यूशंस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है और प्रिजनर्स है। ये जो 5 पिलर्स है, इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन एंड डाटा है, इसका सीमलेस ट्रांसफर जब होगा तो बहुत जल्दी जो है जजमेंट होगा। भारत में जो इतने सारे पेंडिंग केस है उससे मुक्ति मिलेगा। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिमिनल लॉज। फ्रेंड्स, सेंटर ने इनिशिएटिव्स लिया है, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिया है कि जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उसका एक तरह से कम्प्रिहेंसिव वे में अमेंडमेंट करना है, इसीलिए ये न्यूज में है। तो याद रखना है कि जो क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीड्यूर्स जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है और पुलिस एंड प्रिजनर से रिलेटेड जितने भी मैटर्स आते हैं वो स्टेट लिस्ट से आते हैं। आप जानते हैं 3 तरह के लिस्ट होते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फ्रेंड्स, इसमें क्रिमिनल जो आपका लॉ है वो गवर्न होता है 3 चीज़ों से। पिनल कोड 1860 के तहत, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत
और क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 के तहत। ये 3 चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, MSC। MSC जो है वर्ल्ड का लीडिंग फोरम है, एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से रिलेटेड होता है। म्यूनिच जो जर्मनी में है एक शहर है, वहाँ पे होता है और यह 1963 से लगातार होते आ रहा है। फ्रेंड्स, इस समय जो म्यूनिच सिक्योरिटी रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें इस कॉन्फ्रेंस को लेकर के जो टाइटल है और जो मोटो है वो है टर्निंग द टाइड, अनलर्निंग हेल्पलेसनेस। इसको याद रखिएगा, इस टर्मिनोलॉजी को। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोनेस्क एंड लुहांस्क रीजन्स। क्योंकि अभी वॉर चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच, तो ये रीजन बहुत ही न्यूज में है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या है। ये आप मैप देख रहे हैं, ये यूक्रेन है और ये आपका रसिया है। इनके बीच का ये जो एरिया है ये लुहांस्क है और ये डोनेस्क है। लुहांस्क और डोनेस्क में जो 2 एरिया है जो ज़्यादा डीप कलर में है वो सेपरेटिस्ट कंट्रोल है, और जो डीप कलर में नहीं है ये वाला पार्ट जो है ये यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में है। तो ये याद रखिएगा लुहांस्क और डोनेस्क कहाँ पे है। ये जो एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोल माइनिंग एंड स्टील प्रोडक्शन को लेकर के। इसका इतिहास ये है कि जब 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद 1922 में USSR का फॉर्मेशन हुआ था। उसमें 15 देशों ने मिल करके आपस में एक USSR का गठन किया था। उस समय में यूक्रेन भी इस USSR का पार्ट था। रशियन स्पीकिंग बहुत सारे लोग इस एरिया में आ करके एज ए वर्कर्स काम करना शुरू कर दिए थे, यहाँ बस गए थे। इसीलिए आज जो ये एरिया है वो रशियन स्पीकिंग डोमिनेंट पीपल जो है वहाँ का रशियन स्पीकिंग है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत इरा था, यहाँ पे रशियन वर्कर्स आ करके इस एरिया में डोमिनेंट हो गए थे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारा देश का बजट पास हुआ है 2022-23 के लिए, उसमें ये टर्मिनोलॉजीज आया है। गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड किया है स्पेसिफिक टैक्स रिजिम ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर के। इसीलिए डिजिटल जो वर्चुअल जो एसेट्स है, डिजिटल एसेट्स है, ये क्या होता है इसको लेकर के कहीं भी अच्छे सोर्स में आपके पास अगर मटेरियल कहीं हो तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से ज़रूर पढ़िएगा। ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो इसका UPSC के स्पेशली एग्जाम के लिए हम कहना चाहते हैं इसको बहुत बारीकी से पढ़िएगा, समझिएगा इसका डिफिनेशंस को लेकर के। इसी के तहत यहाँ पे RBI एक्ट 1934 जो है इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया है जिसमें ब्रॉडन किया गया है, विस्तार किया गया है बैंक नोट का जो कंसेप्ट है उसको लेकर के। बैंक नोट क्या होता है उसको रीडिफाइन किया गया है, उसको ब्रॉडन किया गया है। इसके तहत जो बैंक है वो उसके बैंक नोट के तहत फिजिकल और डिजिटल फॉर्म जो है, इन दोनों फॉर्म में जो नोट होगा इसका यहाँ पे मेंशन किया गया है, मतलब डिजिटल फॉर्म को भी इंक्लूड किया गया है। इससे फायदा क्या होगा कि जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा और इट हेल्प इन एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड। गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि इस तरह के बॉन्ड को इशू किया जाए जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स कहलाएगा। इससे क्या होगा कि जो कार्बन न्यूट्रलिटी है, कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है, अभी एटमॉस्फेयर जो है ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में जो मेन गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा ज़्यादा हो गया है उसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है। तो अगर कार्बन के मात्रा को हम कम करके एक न्यूट्रल अवस्था तक ला दें, दैट्स कॉल्ड कार्बन न्यूट्रलिटी। इस कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है इस ग्रीन बॉन्ड्स के द्वारा, यही इनका पर्पस है। जो ग्रीन बॉन्ड्स है ये एक तरह का यूज टू फंड प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा जो कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट डालता हो और क्लाइमेट के लिए बेनिफिशियल हो, उनको इस प्रोजेक्ट के तहत जो है फंडिंग किया जाएगा। दे आर जस्ट लाइक एनी रेगुलर बॉन्ड बट देयर आर सम की डिफरेंसेस। वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंसेस इज दैट कि इस बॉन्ड्स के तहत जितने भी पैसे को रेज किया जाएगा, मनी को रेज किया जाएगा, वो एक्सक्लूसिवली खास करके स्पेशली किसी अन्य चीज़ों में न यूज करके इस तरह के जो प्रोजेक्ट है जो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, ग्रीन बिल्डिंग होगा, रिन्यूएबल एनर्जी होगा, ऐसे प्रोजेक्ट पे ही इस तरह के फिनांस को यूज किया जाएगा। ये की डिफरेंसेस है, मतलब यहाँ एक्सक्लूसिव जो वर्ड है इसको याद रखिएगा। एक्सक्लूसिव वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर UPSC PT एग्जाम्स। क्यों, आपके एग्जाम में ये वर्ड दे देगा, हो सकता है ये वर्ड ना दे और आपको लगे
कि हाँ भाई सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूसिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड हियर। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है स्विफ्ट। स्विफ्ट का फॉर्म है, स्विफ्ट का मतलब स्विफ्ट गाड़ी नहीं, स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, ये फुल फॉर्म है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि रसिया का जो बहुत सारे कई बैंक्स हैं जिसको इस फैसिलिटी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये स्विफ्ट जो है इसका 1973 में इसका फाउंडेशन हुआ था। एक तरह का मैसेजिंग नेटवर्क है ये। बैंक एंड फिनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली है पूरे वैश्विक स्तर पे, उनके बीच एक मैसेजिंग नेटवर्क है। यह प्रोवाइड करता है सेफ एंड सिक्योर एक्सचेंज, किस चीज का, इंफॉर्मेशन जो कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है उनके बारे में सेफ एंड सिक्योर एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। वास्तव में ये जो वर्क करता है, ईच मेंबर जो भी इनके मेंबर हैं उनको 8 डिजिट का यूनिक आईडी कोड ये जारी करता है। याद रखिएगा 8 डिजिट का है ये, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 8 डिजिट का आईडी कोड जारी करता है, बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड कह सकते हैं इसको। ये जो स्विफ्ट है एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि मैसेज को सेंस करता है। क्या नहीं है ये याद रखिएगा, ये स्विफ्ट नॉट होल्ड सिक्योरिटीज एंड मनी, किसी भी तरह के सिक्योरिटीज और जो मनी है उसको ये होल्ड नहीं करता है। ये नोट वर्ड को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बहुत लोग यूपीआई यूज करते हैं, इसीलिए आप इसे परिचित हैं। इस पिक्चर में देख रहे हैं गूगल पे बहुत ही फेवरेट है, पेमेंट भीम ऐप बहुत ही लोग यूज करते हैं इस सबको। तो एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। इन्होंने अनाउंस किया है कि नेपाल जो होगा वो फर्स्ट फॉरेन कंट्री होगा जो इंडियाज यूपीआई सिस्टम को यूज करेगा, फर्स्ट कंट्री होगा इसको एडॉप्ट करने वाला। तो इसीलिए ये न्यूज में है। तो ये फैक्ट जो है कि फर्स्ट फॉरेन कंट्री नेपाल है, इसको याद रखिएगा। ये जो यूपीआई है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो मल्टी बैंक अकाउंट्स होते हैं उनको एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशंस में मर्ज कर दिया जाता है। बहुत सारे बैंक का जो फीचर्स है उनको इस एक एप्लीकेशन में मर्ज कर दिया जाता है। जो की फीचर्स है यूपीआई का ये है कि ये हमेशा इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, जब मन हो तब ट्रांसफ़र कर दीजिए। बिल फंड्स को शेयरिंग, जो बिल्स जो है उसको शेयर कर दीजिए फैसिलिटीज से। ये 24 आवर काम करता है, कोई हॉलीडे नहीं होता है इसके लिए। बहुत ही आप कह सकते हैं ट्रांजेक्शन्स जो है बहुत ही स्मूथ हो गया इस यूपीआई के कारण। पर्वतमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये क्या है, एक तरह का अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, नेटवर्क है। 2022-23 में जो भारत सरकार है इन्होंने अनाउंस किया है कि नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसी को पर्वतमाला नाम दिया गया है। ठीक है, वास्तव में ए प्रेफर्ड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल अल्टरनेट जो है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाएगा। जो कन्वेंशनल हमारा रोड सिस्टम था वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस था, खास करके हिली एरियाज में। तो उसके अल्टरनेट के रूप में इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो रोप वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये करना है, और इसी प्रोग्राम को पर्वतमाला नाम दिया गया है, इसको याद रखिएगा। इससे क्या होगा, जो कनेक्टिविटी और जो कन्वीनियंस है कम्यूटर्स के लिए, जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए वो इम्प्रूव होगा, कनेक्टिविटी एंड कन्वीनियंस। और साथ ही साथ टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा इसमें प्रमोशन मिलेगा टूरिज्म को। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है PM डिवाइन। डिवाइन मतलब समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट एरियाज। ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया से रिलेटेड। ये 2022 और 2023 के यूनियन बजट में इसके लिए, इस न्यू स्कीम के लिए अनाउंस किया गया है। इट विल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया। और ये जो है आपका एक तरह से प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना जो है इसी से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना क्या है। 2021 में 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी ने इनके बारे में अनाउंस किया था। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, इसमें लगभग 100 ट्रिलियन रुपीस खर्चा किया जाएगा। गति वर्ड जो है ये रिलेटेड हुआ है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है इसको बूस्ट करना, बहुत तेजी से बढ़ाना है, गति प्रदान करना है। लेकिन होगा कैसे, वो तब होगा जब आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा और हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा होगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है पूरा देश में जाल बिछाना है, इसको शक्ति टर्मिनोलॉजी दिया गया है यहाँ पे। सो दैट्स कॉल्ड गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है ये। ठीक है, इसी के तहत ये है। ये जो PM डिवाइन है इसके तहत इनेबल किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ फॉर यूथ एंड वुमेन।
और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा। ये याद रखिएगा, किनके द्वारा ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा। अगला टॉपिक हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक है, सेफ्रॉन बॉल प्रोजेक्ट। सेफ्रॉन मतलब केसर हिंदी में। खीर में केसर दे दीजिए, दूध में केसर दे दीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट बना देता है। और केसर अभी भारत में कश्मीर में जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन होता है। लेकिन भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट है कि ये जो कश्मीर में उगने वाले केसर्स हैं, इनका जो एरिया है इसको एक्सपेंड करके थोड़ा सा हम नॉर्थ ईस्ट एरिया की ओर चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में इस सेफ्रॉन बॉल प्रोजेक्ट के तहत इस केसर की खेती को उगाने का प्रयास है। इसी को सेफ्रॉन बॉल प्रोजेक्ट कहा गया है। फ्रेंड्स, ये था हमारा 5th लेक्चर। इसमें बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।